अमित शाह ने एमपी में कांग्रेस को 4C फॉर्मूले में घेरा और राम मंदिर की बात कर जनता को रिझाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी 4C फॉर्मूला पर चलती है। C फॉर करप्शन, C फॉर कमीशन, C फॉर कम्युनल दंगे और C फॉर क्रिमिनलों की पॉलिटिक्स। ये 4C से निकलकर विकास की धारा में मध्य प्रदेश को लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देना बहुत जरूरी है। ये राहुल बाबा है ना, जानते हो ना राहुल बाबा को? राहुल बाबा, श्योपुर से मैं तिथि बता देता हूं आपको, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला अपना मंदिर में बैठने वाले। ये नेताओं के दावे और वादे हैं जिन पर जनता को फैसला करना है, लेकिन जनता ने 2018 के चुनाव में क्या मैंडेट दिया और फिर सत्ता कैसे बदली और लोकसभा चुनाव में जनता ने क्या मैंडेट दिया वो भी अहम है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 109 सीट पर जीत मिली और पार्टी सत्ता से दूर हो गई। कांग्रेस को 114 सीट पर जीत मिली और कमलनाथ प्रदेश के सीएम बने। बीएसपी को 2 सीट पर जीत मिली, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई। 4 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने परचम लहराया। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस को सत्ता देने के बाद लोकसभा के लिए 2019 में चुनाव हुआ। कांग्रेस को 2018 के बलबूते लोकसभा चुनाव में बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जनता ने कांग्रेस की उम्मीदों के खिलाफ वोट दिया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीट पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट गई। लोकसभा चुनाव के बाद कमलनाथ की सरकार भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। संध्या ने बगावत की और पार्टी का बड़ा धड़ा बीजेपी में शामिल हो गया। मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 कांग्रेस विधायक पार्टी से अलग होकर बीजेपी में शामिल हुए। कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बने। जुलाई 2020 तक 3 और विधायक कांग्रेस से अलग हो गए। 3 नवंबर 2020 को 28 सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के खाते में 19 सीट गई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें ही मिल सकी। संध्या के बीजेपी में शामिल होने के बाद राज्य में पहला बड़ा चुनाव हो रहा है। चंबल वाली बेल्ट में सिंधिया परिवार का खासा असर है, इसलिए यहाँ बीजेपी को मजबूत समझा जा रहा है। पब्लिक सब पहचानती है, यही तो अहंकार है कांग्रेस की। जनता जाए बाढ़ में, हम तो सरकार बना रहे हैं, फलाने को मंत्री बना रहे हैं, फलाने को कैबिनेट बना रहे हैं। यही अहंकार कांग्रेस की है, जिसका सत्यानाश 17 तारीख को जनता करेगी। कांग्रेस ने इस बार लोक लुभावने वादे कर बीजेपी से पार पाने की कोशिश की है। चुनाव घोषणा पत्र में कुछ वादे तो ऐसे किए हैं जो राजनीति से वास्ता तक नहीं रखते। आईपीएल में मध्य प्रदेश की टीम होने का वादा किया गया। अब तक आईपीएल में कोई भी सरकारी टीम नहीं है। महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का वादा हुआ, जबकि एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए देने का वादा है। 100 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया गया है। कांग्रेस के वादों के बीच बीजेपी का घोषणा पत्र अब तक नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 लोकसभा सांसद को भी चुनावी मैदान में उतारा है और ये मैसेज दिया है कि पार्टी के पास प्रदेश के चेहरे की भी कमी नहीं है। वहीं कांग्रेस में दिग्विजय सिंह बैकफुट पर है और कमान कमलनाथ के हाथ में ही दिख रही है। छत्तीसगढ़ में चुनावी शोर, धान के कटोरे में किसका जोर? महादेव ऐप पर बढ़ा बवाल, बीजेपी ने उठाए सवाल। धान के कटोरे कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान, किसान और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के बीच एक नया शब्द जोर पकड़ रहा है। ये शब्द है महादेव ऐप। सट्टेबाजी के गेम में महादेव ऐप ने सियासत में एंट्री मारी तो जांच एजेंसी ईडी भी हरकत में आ गई। ईडी ने कैश लाने वाले असीम दास को पकड़ लिया। ईडी के मुताबिक असीम को यूएई से कांग्रेस को चुनाव प्रचार के खर्च के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के मकसद से भेजा गया था। इसके बाद महादेव ऐप के प्रमोटर का वीडियो आया,
जिसने ये दावा किया कि उसने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दे दिए हैं। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में, वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा, सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। महादेव ऐप को लेकर सीएम बघेल लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं से लेकर पीएम मोदी महादेव ऐप घोटाले में सीएम बघेल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने तो महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा है। पार्टी ने, यहां की सरकार ने, यहां के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। लेकिन सीएम बघेल ईडी के इन आरोपों को बीजेपी की सियासी साजिश बताकर खारिज कर रहे हैं। जैसे पहले कार्रवाई करते थे ईडी और प्रेस विज्ञप्ति जारी करता था रमन सिंह, तो ये तो ईडी और भाजपा की मिलीभगत है, वो तो स्पष्ट हो गया है। महादेव ऐप, ईडी और घोटाले के अलावा छत्तीसगढ़ का बड़ा मुद्दा है धान की कीमत। दरअसल छत्तीसगढ़ की 70% आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है। राज्य में करीब 3.46 लाख किसान हैं, जिनमें से छोटे और सीमांत किसान लगभग 80% है। इनमें से ज्यादातर आदिवासी या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। कांग्रेस ने 2018 में 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से धान खरीदने का वादा कर चुनाव जीता था, जो धीरे धीरे 2,800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। लिहाजा बीजेपी भी इस बार धान खरीदने पर जोर दे रही है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की 23 गारंटियों में 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा किया है। कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3,100 रुपए के मूल्य से हम खरीदेंगे। लेकिन धान खरीदी के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में तू डाल डाल मैं पात पात वाला कंपटीशन चल रहा है। बीजेपी ने 3,100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी का वादा किया, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो भरोसे का घोषणा पत्र में 3,200 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का वादा किया है। मतलब भाजपा की गारंटी से 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा। कांग्रेस ने 2018 की तरह इस बार भी किसानों को कर्ज माफ करने का वादा किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही वोटरों को लुभाने के लिए बढ़ चढ़कर वादे कर रही है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की तुलना करें तो बीजेपी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का वादा कर रही है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र की तुलना करें तो बीजेपी 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का वादा कर रही है, तो कांग्रेस का वादा 3,200 रुपए क्विंटल का दाम देने का है। इसके अलावा बीजेपी की प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की गारंटी है, तो कांग्रेस हर एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का भरोसा दे रही है। बीजेपी की गारंटी में युवाओं के लिए 1 लाख सरकारी नौकरी है, तो कांग्रेस सभी सरकारी कॉलेजों में केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई कराएगी। इसके अलावा भूमिहीन मजदूरों को बीजेपी ने हर साल 10,000 रुपए देने का वादा किया है, तो कांग्रेस ने तमाम भूमिहीनों को 10,000 रुपए साल देने का भरोसा दिया। महिला वोटरों के लिए दोनों पार्टियों ने एलपीजी सिलेंडर पर
500 रुपए की छूट का ऐलान किया है। बीजेपी गरीब महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर में 500 रुपए सब्सिडी उनके खाते में देगी, तो कांग्रेस कह रही है कि सभी महिलाओं को एलपीजी सिलेंडर में 500 रुपए की छूट मिलेगी। बीजेपी का वादा है विवाहित महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा, तो कांग्रेस का वादा महिला स्व सहायता समूहों और जिन महिलाओं ने सक्षम योजना के तहत कर्ज लिया है उसे माफ करने का वादा है। इसी तरह बीजेपी 18 लाख पीएम आवास का, तो कांग्रेस 17 लाख हितग्राहियों को मकान देने का भरोसा दे रही है। दोनों पार्टियों ने 10 लाख रुपए तक के इलाज को मुफ्त करने का भी वादा किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने दुर्ग जिले में बड़ा ऐलान करते हुए ये भी वादा किया कि केंद्र की मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। छत्तीसगढ़ में कल पहले दौर का मतदान होने वाला है। पहले दौर में आदिवासी वोट सबसे अहम है। कभी नक्सल प्रभावित रही 20 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पंडारिया और कवर्धा में मतदान होगा। राजनांदगांव और बस्तर में चुनाव होगा। राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जगदलपुर और खैरागढ़ की जनता अपने नेताओं को चुनेगी। कांकेर और दंतेवाड़ा में भी चुनावी लहर चलेगी। नारायणपुर में वोटिंग होगी और कोंडागांव की जनता भी मतदान करेगी। पिछले चुनावों के परिणाम बदलने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। दुर्ग जिले में बीजेपी ने 2018 के नतीजे पलटने का मन बनाया है। 2018 में संजारी, बालोद और डोंडी लोहारा सीट कांग्रेस ने जीती थी। गुंडरदेही और पाटन में कांग्रेस ने परचम लहराया था। दुर्ग ग्रामीण और शहरी जगह भी जनता ने पंजे का ही बटन ज्यादा दबाया था। अहिवारा और भिलाई के मन को भी कांग्रेस का पंजा ही भाया था। साजा, बेमेतरा और नवगढ़ में कांग्रेस जीती थी और वैशाली नगर सीट बीजेपी के विद्या रतन भसीन ने जीती थी। दुर्ग जैसा ही रण पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ था। बीजेपी का 15 साल पुराना किला 2018 में ढह गया था। छत्तीसगढ़ में वोटिंग से पहले घोटाले और भ्रष्टाचार का मुद्दा गर्म है। एक तरफ बीजेपी घोटालेबाजों से पैसे लेने के आरोप सीएम बघेल पर लगा रही है, तो दूसरी तरफ से घोटालों के आरोपों पर सफाई के बहाने बीजेपी की खिंचाई की जा रही है। सियासतदानों के दाव पेच जनता ध्यान से देख रही है और आखिरी फैसला करने की तैयारी कर रही है। 7 नवंबर की सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी और सूरमाओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी।